दोस्तों, ये स्टोरी का 51 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। शर्मा मेंशन के बाहर तो क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? रिचा के लिए कार का डोर ओपन करते हुए रॉबिन ने पूछा। रिचा ने हंसते हुए पूछा, तो तुम नेकलेस की बात कर रहे हो या लव लेटर की? रॉबिन ने आह भरी और कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे चिढ़ाओगी। उसके चेहरे को सहलाते हुए रिचा ने कहा, आई लव यू, यह मेरा पहला लव लेटर था। हाँ, मैंने भी पहली बार किसी के लिए लव लेटर लिखा है, रॉबिन ने कहा। रिचा ने अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, मुझे तुम्हारा लेटर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है तुम्हें हर वीक मुझे लव लेटर लिखना चाहिए। उसके सर को एक साथ दबाते हुए रॉबिन ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें सिर्फ लव लेटर चाहिए? उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए रिचा ने कहा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि मिस्टर शर्मा मुझे क्या दे सकते हैं। रॉबिन ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम बहुत लकी हो कि मेरी अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वरना कोई रिचा मैडम से मिलने आई है, गार्ड ने कहा। कौन है? रॉबिन ने पूछा। वह कह रही है कि वह मैडम की बहन है, गार्ड ने कहा। कियरा, रिचा धीरे से बोली। रॉबिन ने अपनी भौहें उठाई और कहा, उसे जाने के लिए कहो। गार्ड ने सिर हिलाया और कहा, चला गया। तुम जहां भी जाओगे अपने साथ गार्ड लेकर जाओगी, रॉबिन ने कहा। रॉबिन जानता था कि कियरा कौन है। विशाल की छोटी बेटी के बारे में लोग कहते थे कि वह बहुत शातिर थी और उसने बहुत ही खतरनाक तरीकों से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, फिर मार डाला है। रॉबिन ने कई महीने पहले उसके बारे में सुना था। वह जानता था कि कियरा एक पागल और बहुत जिद्दी लड़की है और वह किसी भी तरह से नहीं चाहता था कि रिचा उससे मिले। गाड़ी में बैठने के बाद रॉबिन ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? रिचा ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, असल में बस मैं इतने सालों से कियरा से कभी नहीं मिली। मुझे हैरानी है कि वह मुझसे अचानक क्यों मिलना चाहती है। रॉबिन ने आह भरते हुए कहा, वह लड़की बहुत खतरनाक है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। ठीक है, रिचा ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओके, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। जैसे ही उनकी कार मेंशन से बाहर निकली, रिचा ने कियरा को बाहर खड़े गार्ड से बात करते देखा। मैडम ने कहा कि वह आपसे मिलना नहीं चाहती, इसीलिए प्लीज यहाँ से चली जाइए, गार्ड ने कहा। कियरा ने भौं चढ़ाते हुए पूछा, कौन मैडम? मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आई हूँ। हाँ, और उसने कहा कि वह तुमसे मिलना नहीं चाहती, गार्ड ने कहा। कियरा ने अपनी आईब्रो उठाई और पूछा, तो रिचा तुम्हारी मैडम है? गार्ड ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मिस रिचा हमारी मैडम है और होने वाली मिसेस शर्मा है। अब प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। इतना कहकर वह उससे दूर हट गया। कियरा ने यह सुनते ही अपने दांत पीस लिए। रॉबिन उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहा था। उसके सामने लग्जरियस मेंशन और स्टेट के अंदर खड़ी अनगिनत कारों को देखकर कियरा खुद को रिचा से जलन महसूस करने से रोक नहीं सकी। रिचा को इतना सब कुछ कैसे मिल सकता था जबकि सिर्फ एक जॉब करती थी? कियरा रिचा से इसलिए मिलने आई थी ताकि वह उसके मेक और के लिए कुछ पैसे मांगे, क्योंकि विशाल ने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। जबकि कियरा ने सुना कि रिचा के पुराने अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता तो उसने किसी से उसका पता लगाने के लिए कहा और इस तरह उसे पता चला कि वह शर्मा मेंशन में रह रही है। जबकि कियरा ने शर्मा एंटरप्राइजेज के नए सीईओ और उसकी बहन के बीच रिलेशन के बारे में सुना तो शुरू में उसने सोचा था कि शायद रॉबिन उसके साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन चीजें अलग थी। अभी कियरा और विशाल के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। उनका बिजनेस बंद हो गया था, उनके कंसाइनमेंट भी रिजेक्ट हो गए थे, उनके पास पैसों की भी कमी थी और विशाल कुछ भी कर नहीं रहा था। कियरा जानती थी कि उसके बेवकूफ फादर किसी काम के नहीं है, इसलिए उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का डिसीजन लिया। कियरा क्या कर सकती है, इस बारे में उसने कुछ देर सोचा और फिर कुछ सोचते ही उसके होठों पर के किनारे मुड़ गए। ग्लोरी रेजेंसी। जब तक कबीर और श्रेया घर पहुंचे शाम के लगभग 7 बज चुके थे। जैसे ही कबीर अंदर आया, श्रेया के सूटकेस को लिविंग रूम में पड़ा देखकर उसकी भौहें तन गई। फिर एक गहरी सांस लेकर कबीर ने अपना कोट उतारकर सूटकेस को अपने रूम में घसीटना शुरू कर दिया। श्रेया ने हंसते हुए कहा, रहने दो कबीर, मैं इसे कल सुबह कर दूंगी। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं,
मैं सब कुछ अरेंज करने के बाद ही शांति से रहूंगा। श्रेया ने आह भरी और कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम अपनी पीठ दर्द की शिकायत कर रही थी ना, तो तुम जाकर आराम क्यों नहीं करती? या अगर तुम ठीक महसूस कर रही हो तो हम फिर से उसकी बात काटते हुए श्रेया ने कहा, नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर वह अपने रूम की तरफ भाग गई। मैं हमारे लिए कुछ ऑर्डर करूंगा, कबीर ने अपना फोन निकालने से पहले कहा। तभी कबीर को किसी का फोन आया जिसने उसका मूड पूरी तरह से बदल दिया। बेडरूम के अंदर जब कबीर रूम के अंदर आया तो उसने देखा श्रेया अपने नाइट वेयर निकाल रही थी। उसकी उदास और अजीब एक्सप्रेशन देखकर श्रेया ने पूछा, क्या हुआ? कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, श्रुति हॉस्पिटल। सुनते ही श्रेया सहम गई। जब कबीर ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, घबराओ मत। ओके, मैंने कुछ आदमियों से उसका पीछा करने के लिए कहा था ताकि मैं यह कंफर्म कर सकूं कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी बुरा ना करे। तो और घंटे भर पहले उन्होंने उसे बेहोशी की हालत में पाया और फिर उसे पास के हॉस्पिटल ले गए। मैंने नवीन भैया को पहले ही इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया और अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अपना चेहरा उसकी छाती में दबाते हुए श्रेया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी पीठ थपथपाते हुए कबीर ने कहा, आओ चलें। सर, हम उतरने वाले हैं, लीला ने कहा। बिजनेस मैगजीन को नीचे रखते हुए स्टीफन ने कहा, किसी को बलराज के बारे में पता लगाने के लिए कहो। सर, लीला ने कुछ कहना चाहा। उसकी बात बीच में काटते हुए स्टीफन ने कहा, मुझे 1 से 1% यकीन है कि बलराज मुंबई में ही छिपा है। लीला ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं मिस्टर बलराज के बारे में पता लगाने के लिए किसी को कहूंगी। हाँ, मेरे भाई से भी कांटेक्ट करो, स्टीफन ने कहा। ओके सर, लीला ने कहा। स्टीफन मुस्कुराया और कहा, कोई ऐसा तरीका खोजो जिससे मैं अपनी छोटी बहन से मिल सकूं जब उसका लिटिल बॉयफ्रेंड उसके आसपास नहीं हो। हॉस्पिटल जब कबीर और श्रेया हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा नवीन और रूबी पहले से ही मौजूद थे। भाई, नवीन के गले लगते हुए श्रेया ने कहा। उसके सिर को थपथपाते हुए नवीन ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उन सब से बात करने के बाद कबीर वहां से चला गया और डॉक्टर से बात करने का फैसला किया। कबीर रुको, श्रेया ने उसकी तरफ जाते हुए कहा। कबीर ने आह भरी और कहा, इस तरह मत भागो श्रेया, तुम खुद को चोट पहुंचा लोगी। क्या तुम डॉक्टर से बात करने जा रहे हो? श्रेया ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम जाओ और भाई और भाभी के साथ रहो। उसका हाथ पकड़ते हुए श्रेया ने कहा, मैं भी जाना चाहती हूँ, श्रेया ने कहा। कबीर ने बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। डॉक्टर के केबिन के अंदर श्रुति की रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर ने कहा, पेशेंट बेहोश हो गई है क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह गया था और मुझे लगता है कि उसे बहुत सारे लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज किया है। यह सुनते ही श्रेया ने कबीर के हाथ को कस लिया। कबीर ने उसके हाथ को हल्के से दबाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर की ओर मुड़ते हुए कबीर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप श्रुति को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करने हैं। फिर डॉक्टर से कुछ और देर बात करने के बाद दोनों केबिन से बाहर निकल गए। मैं सार्थक बॉस को कॉल करके सब कुछ बताता हूँ, तब तक तुम भैया के साथ जाकर सारे डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो, कबीर ने कहा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, थैंक यू कबीर। उसके सर पर हल्के से मारते हुए कबीर ने कहा, तुम पागल हो, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक है ना। श्रेया मुस्कुराई और सिर हिलाया तो कबीर ने अपनी जेब से अपना कार्ड निकालते हुए कहा, या लो और बिल चुका दो, पासवर्ड वही है जो तुम्हारा है। कार्ड वापस उसकी जेब में डालते हुए श्रेया ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, यह सब हैंडल कर लेंगे। लेकिन कबीर, तुम मेरे लिए पहले भी बहुत कुछ कर चुके हो और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी फैमिली के मेंबर के लिए और परेशान हो। मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहती, श्रेया ने कहा। कबीर ने कहा, तुमसे जुड़ी कोई भी चीज मेरे लिए बोझ नहीं है, तुम इसे लो और अपने पास रखो। ठीक है। इतना कहकर कबीर ने उसके हाथ में कार्ड पकड़ा दिया। श्रेया अनिच्छा से सहमत हो गई और चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने लिए वाइन का गिलास बनाते हुए बलराज ने कहा, अच्छा, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि तुम्हारे पापा मुझसे मिलने आएंगे। कियारा ने हंसते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है कि आप मेरी जगह उस बेवकूफ इंसान के साथ मिलना चाहते हैं? बलराज हंसा और बोला, तो मैं यह समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ अपने पापा के खिलाफ साजिश रचने आई हो। आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ मेरे पापा के खिलाफ साजिश कर रही हूँ।
अगर आप मेरा साथ दे सकते हैं तो दीजिए, वरना मैं अकेले ही यह कर सकती हूँ। कियारा ने कहा। बलराज मुस्कुराया और बोला, एक बेटी अपने पिता को धोखा देने के लिए तैयार है, यह इंटरेस्टिंग है। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। हाँ, पहले आप मुझे क्यों नहीं बताते कि आपका प्लान क्या है, कियारा ने कहा। फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना कियारा ने कहा, वैसे भी इसे भूल जाओ, मैं कोई टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे अपने बाल ठीक करने हैं। अब आप और हम दोनों जानते हैं कि मेरे पापा कितना बेवकूफ़ हैं, तो क्यों ना हम उनकी बेवकूफ़ी का इस्तेमाल करें। सिंघानिया, मित्तल और मल्होत्रा को झांसे में लाने के लिए तो तुम यह कर रही हो कि तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लान है जिससे हम उन 3 फैमिली को भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बलराज ने पूछा। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। कैसे, बलराज ने पूछा। अपने नाखूनों पर नजर डालते हुए कियारा ने कहा, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। 3 प्रेग्नेंट लेडी, बड़ी फैमिली, एक छोटा लड़का, मम्मी पापा जो घर पर नहीं है, माँ बिजनेस ट्रिप पर है। अरे इतने सारे लोग हैं जिन्हें आप चोट पहुंचा सकते हैं। बलराज ने अपनी बाहें उठाई और पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? कियारा ने हंसते हुए पूछा। बूढ़े, तुमने क्या सोचा था कि मैं बिना होमवर्क किए तुम्हारे पास आऊंगी? फिर उसके थोड़ा करीब आकर कियारा फुसफुसाई, मैं बहुत सी ऐसी चीजें जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। जब कियारा बलराज के एक्सप्रेशन देखे तो वह मुस्कुराई और बोली, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे बस रुद्र सिंघानिया चाहिए। बलराज ने हंसते हुए कहा। हाँ, यह तो अच्छा मजाक है। कियारा ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं रुद्र सिंघानिया के लायक नहीं हूँ? वेल, वह एक शादीशुदा आदमी है जिसकी वाइफ कुछ दिनों बाद उसके बच्चे को जन्म देने वाली है, बलराज ने कहा। तो क्या कोई रूल है कि एक लड़की एक शादीशुदा आदमी को पसंद नहीं कर सकती? कियारा ने पूछा। थोड़ी देर रुक कर कियारा ने पूछा, और फिर मिस्टर सिंघानिया की वाइफ के मौत के बाद क्या वह फिर से सिंगल नहीं हो जाएंगे? बलराज ने एक गहरी सांस ली और पूछा, तुम्हारा प्लान क्या है? हॉस्पिटल। श्रुति को सार्थक हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद वहां के डॉक्टर ने नवीन और कबीर को कुछ डिस्कस करने के लिए अपने केबिन में बुलाया। रिपोर्ट को चेक करने के बाद उस लेडी डॉक्टर ने कहा, मैंने पेशेंट की सारी रिपोर्ट अच्छे से चेक की है और मुझे नहीं लगता कि उसे रेप किया गया है या सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। यह सुनकर कबीर ने गहरी और लंबी सांस ली। हमें उसकी रिपोर्ट से पता चला है शायद 10 से भी ज्यादा आदमियों से वह फिजिकल हुई थी। अगर उसका रेप किया जाता तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती। इंटरनल ब्लीडिंग के अलावा उसके पूरे बॉडी में एक खरोंच का भी निशान नहीं है। इससे पता चलता है कि जो भी हुआ उसकी मर्जी से ही हुआ है, डॉक्टर ने कहा। नवीन ने गहरी सांस ली और पूछा, हम उसे कब ले जा सकते हैं? हम उसे कल डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि कम से कम 1 महीने, जब तक वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक वह किसी से भी कुछ नहीं कर सकती, डॉक्टर ने बताया। नवीन ने सिर हिलाया और कबीर के साथ चला गया। बाहर कबीर ने नवीन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की के साथ मुझे क्या करना चाहिए, नवीन ने कहा। फिर थोड़ी देर रुक कर उसने आगे कहा, सच कहूं तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे बस श्रेया की परवाह है। उसका चेहरा एक जैसा है। आपको श्रेया के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसकी देखभाल करूंगा और उसको प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो, कबीर ने कहा। बेस। जब रुद्र और बाकी सब मीटिंग कर रहे थे तभी रॉकी वहां पर आया और कहा, बॉस, हम एक प्रॉब्लम में हैं। क्या प्रॉब्लम? सिद्धार्थ ने पूछा। हमारे सिटी में एक लार्ज अमाउंट का ड्रग्स स्मगलिंग हो रहा था। हम कंसाइनमेंट को जब्त करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन इसका आधा हिस्सा पहले ही बिक चुका है, रॉकी ने कहा। यह सुनकर जब रॉबिन ने देखा कि सब लोग उन्हें घूर रहे हैं तो उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? यह कोई मिस्टीरियस गैंग है, रॉकी ने कहा। रुद्र ने अपनी बाहें उठाई और पूछा, उस गैंग का सोर्स क्या है? रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें अभी तक पता नहीं है सर। क्या उन्होंने ड्रग्स को सीधे लोगों को सेल किया है? मेरा मतलब है कि अगर उन्होंने पहले ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट को बेचा तो मैं उनमें से कुछ से कांटेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, रॉबिन ने कहा। उन्होंने ड्रग्स को यहाँ के कुछ बड़े ड्रग
डीलरों को बेच दिया। रॉकी ने कहा, रॉबिन, ड्रग्स डीलरों को कांटेक्ट करो और उन्हें ड्रग्स हमारे पास हैंड ओवर करने के लिए कहो, साथ ही उनसे ड्रग्स के सोर्स के बारे में पूछताछ करो। सार्थक ने गहरी सांस ली और कहा, क्या बलराज और विशाल कम थे? जो एक और आ गया। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, बिल्कुल सही, मैं बस घर जाना चाहता हूँ और अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। ओके, अब हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, रुद्र ने कहा। थोड़ी देर रुकते हुए रुद्र ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि हम सभी लियोनार्डो देख के प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। हाँ, मुझे उसका प्रपोजल मिल गया है और वह उतना बुरा नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक ने हंसते हुए पूछा, अब गार्डन ऑफ द लव रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? रुद्र ने हंसते हुए कहा, तुम सबको पता चल जाएगा। तुम इतने मिस्टीरियस क्यों हो? रॉबिन ने पूछा, बस मेरी बात सुनो और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, रुद्र ने कहा। क्या वह कपूर इंडस्ट्रीज के साथ भी कोलैबोरेशन करना चाहता है? सिद्धार्थ ने पूछा। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, रॉबिन ने कहा। हाँ, मैं बस इस बारे में बाद में कुणाल से बात करूंगा, रुद्र ने कहा। सार्थक ने आह भरी और कहा, मैं यहाँ बहुत खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम मित्तल बायोटेक सब टेक ओवर करने वाले हो? सिद्धार्थ ने पूछा। अन्य के डिलीवरी के बाद सार्थक ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम्हें आंटी पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, उन्हें भी अपनी लाइफ एंजॉय करने दो। हाँ, मुझे पता है, माँ और दादाजी ने मुझसे कहा था कि अगर माँ के वापस आने के बाद मैंने मित्तल बायोटेक नहीं संभाला तो वह दोनों मुझे छोड़ेंगे नहीं, सार्थक ने कहा। आंटी शहर में नहीं है? रॉबिन ने पूछा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह अभी बिजनेस ट्रिप पर हैं। सार्थक, चलो हम बेबी शॉपिंग पर चलते हैं, रुद्र ने कहा। सार्थक ने हंसते हुए कहा, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि यह थोड़ा अजीब होगा। चलो कल चलते हैं, रुद्र ने कहा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, इसीलिए तुम्हारे लिए शॉपिंग करना अभी बहुत मुश्किल है, सार्थक ने कहा। मैं अपनी बेटी के लिए चीजें खरीदना चाहता हूँ, और रुद्र ने कहा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भी। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों सोचते हो कि तुम दोनों को ही बेटी होगी? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे एक छोटी राजकुमारी चाहिए। सेम, मैं और अन्ना भी एक बेटी चाहते हैं, सार्थक ने कहा। लेकिन आराध्या एक बेटा चाहती है, रुद्र ने कहा। तो रुद्र, चलो एक शर्त लगाते हैं, सार्थक ने कहा। कैसी शर्त? रुद्र ने पूछा। हम दोनों के बीच जिसकी बेटी होगी वह जीतेगा, और जिसके पास एक बेटा होगा उसे दूसरे की एक विश पूरी करनी होगी, सार्थक ने कहा। रुद्र ने कुछ देर सोचा और कहा, बिल्डर फ्लेक्सी कंपाउंड, तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया? अंगद ने पूछा। टीना ने आह भरी और कहा, मैंने सिर्फ भाई को अंदर आने दिया, आई डोंट केयर, मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी तुम्हारे करीब आए, अंगद ने कहा। अंगद, लेकिन बिना कुछ कहे अंगद वहां से अंदर चला गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी टीना ने उसके पीछे चली गई रूम के अंदर। जब टीना रूम के अंदर आई तो उसने देखा अंगद एंग्री एक्सप्रेशन के साथ बेड पर बैठा है। टीना उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, जब तुम गुस्से में होते हो तो अच्छे नहीं लगते। कुछ देर रुक कर उसने आगे कहा, जब तुम गुस्से में होते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर उसने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। अंगद ने आह भरी और उसे अपने सीने से लगा लिया। टीना ने उसके सीने से सटकर कहा, मैं भाई लियो को बहुत दिनों से मिस कर रही थी, उसने तुम्हें क्या बताया? अंगद ने पूछा। उन्होंने कहा कि जो हमारा हक है उसे वापस लेने का टाइम आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे कुछ नहीं करना है, वह सब कुछ संभाल लेंगे, टीना ने कहा। अंगद ने उस पर अपना शिकंजा कसते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। हाँ, मुझे पता है, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि इस बार मेरे साथ मेरा हीरो है, टीना ने कहा। टीना ने कुछ देर रुकते हुए कहा, अंगद, हाँ। अंगद ने कहा, मैं अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। भाई लियो ने कहा कि वह भी मुझे मिस करती हैं, टीना ने कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, अंगद ने कहा। टीना ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती। उसके सर पर किस करते हुए अंगद ने कहा, टेंशन मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। टीना ने हंसते हुए कहा, हाँ, और यह सबसे अच्छी बात है, तुम अपने नए कैफे को ओपन करने की प्लानिंग कर रही हो, अंगद ने पूछा। हाँ, हमने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, टीना ने कहा। कोई मदद चाहिए तो बताना, अंगद ने कहा। टीना ने अपना सिर हिलाया और पूछा, तुम आज डिनर में क्या खाना चाहते हो? तो फिर से उठकर अंगद ने उससे अपनी बाहों में लिया और
कहा मुझे पहले अपना डिजर्ट चाहिए। धीरे धीरे बेड से नीचे उतरते हुए अंगद ने पहले अपनी कार की चाबी और वॉलेट लिया, फिर अपार्टमेंट से धीरे से बाहर निकल गया। अपनी कार में बैठने के बाद अंगद कंपाउंड से बाहर निकल गया। काफी देर तक ड्राइविंग करने के बाद वह एक गेट के सामने रुका। उसने अपना फोन निकाल कर किसी को फोन किया और कहा मैं बाहर हूँ, अपने गार्ड से गेट खोलने के लिए कहो। और कुछ मिनट के बाद एक गार्ड ने अंगद के लिए गेट खोला। विला के अंदर जब अंगद अंदर आया तो उसने देखा लियोनार्डो बेग सोफे पर बैठकर वही पी रहा था। उसके पास बैठकर अंगद ने पूछा, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? बेहतर होगा कि तुम जो कहना चाहते हो जल्दी से बोलो, क्योंकि मैं अपनी मंगेतर को बेड पर छोड़कर आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि वह मुझे अपने पास न देखकर पैनिक हो जाए। लियो ने अपनी भौं उठाई और पूछा, क्या तुम मुझे यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी बहन मेरी आंखों के सामने किसी आदमी के साथ सो रही है? अंगद मुस्कुराया और पूछा, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट आई केयर? लियो ने हंसते हुए कहा, वैसे मिस्टर ओबराय, मुझे कभी भी तुमसे हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। गुड फॉर यू, अंगद ने कहा। लेकिन जब बिना कुछ कहे जब लियो अपनी वाइन पीता रहा तो अंगद ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या तुमने मुझे यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए बुलाया था? टीना के सो जाने के कुछ मिनट बाद अंगद को लियो का कॉल आया। लियो ने अंगद से कहा कि जब भी वह खाली हो तो उससे मिले, क्योंकि उससे उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करना था। काफी देर तक सोचते रहने के बाद अंगद ने लियोनार्डो बेग से मिलने और उसके साथ कुछ चीजों को डिस्कस करने का डिसीजन लिया। लियो ने हंसते हुए कहा, मिस्टर ओबराय, जल्दी में लग रहे हो, स्टीफन बैग कहाँ है? अंगद ने पूछा। लियो हंसा और बोला, प्लीज मुझे यह मत कहना कि तुम मेरे लिए यह सब आसान करने के लिए उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हो। तो अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद उसे मारना उसके लिए बहुत आसान मौत होगी। वह एक दर्दनाक मौत का हकदार है। मुझे नहीं पता कि स्टीफन कहाँ है, लेकिन वह मुंबई में है, लियो ने कहा। क्या उसने तुमसे कांटेक्ट किया? अंगद ने पूछा। लियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उसने नहीं किया, लेकिन उसकी असिस्टेंट लीला ने मुझसे कांटेक्ट किया। उसने मुझे नहीं बताया कि वह कहाँ है, लेकिन वह मुंबई में ही है। अगर वह टीना के आसपास भी जाने की कोशिश करता है तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा, अंगद ने कहा। लियो मुस्कुराया और बोला, विल, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अंगद ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, व्हाट इज इट? अंगद को अपना प्लान एक्सप्लेन करने के बाद लियो ने पूछा, तो तुम क्या सोचते हो? जब इन सब में टीना इन्वॉल्व नहीं होती तब तक सब ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वह इन सब में इन्वॉल्व हो, अंगद ने कहा। लियो ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या मुझे मिस्टर ओबराय का सपोर्ट मिल रहा है? अगर तुम फिर एक बार मेरी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराए तो मैं कन्फर्म कर लूंगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और फ्यूचर में कभी भी इंडिया में कदम रखने की हिम्मत मत करो, अंगद ने कहा। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम अभी अपने मंगेतर के बड़े भाई से बात कर रहे हो? लियो ने पूछा। अंगद मुस्कुराया और कहा, व्हाट मेक यू थिंक दैट आई केयर? अपनी सीट से उठते हुए अंगद ने कहा, तुम अपनी प्लानिंग के हिसाब से मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन मेरी मंगेतर को परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन अगर स्टीफन बैग ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वह मर चुका है। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। ग्लोरी रेजेंसी। जब कबीर और श्रेया घर पहुंचे तब तक 11 बज चुके थे। अंदर आकर दोनों सोफे पर बैठ गए और कबीर ने श्रेया को अपनी बाहों में लपेट लिया और पूछा, टायर्ड? श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई। उसे अपनी बाहों में भरते हुए कबीर ने पूछा, क्या तुम खाना चाहती हो? श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ। बेडरूम के अंदर फिर कुछ देर बाद दोनों ने अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर आकर लेट गए। उसके सीने से सटकर श्रेया ने कहा, मुझे श्रुति पर तरस आ रहा है। काफी देर तक चुप रहने के बाद कबीर ने कहा, श्रेया, श्रुति को किसी ने रेप नहीं किया, उसे किसी ने भी फोर्स नहीं किया, सब कुछ उसकी सहमत से हुआ है था। श्रेया ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। इस बात को लेकर स्ट्रेस मत हो। नवीन भैया ने उसे रिहैब सेंटर में भेजने का डिसीजन लिया है, कबीर ने कहा।
कबीर की टी शर्ट को पकड़ते हुए श्रेया ने कहा, जब हम छोटे थे तब जूलिया ऐसी नहीं थी। यह सब हमारी माँ के मरने के बाद शुरू हुआ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इन सब की जिम्मेदार हूँ। मैं उसे रोक नहीं पाई। माँ चाहती थी कि मैं उसका ध्यान रखूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अरे अरे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। वह तुमने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी खुद की वजह से हो रहा है। इसके लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, कबीर ने कहा। वह उस रिहैब सेंटर में जाने के बाद ठीक हो जाएगी? श्रेया ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यह कन्फर्म कर लूँगा कि उसे वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसकी छाती से चिपकते हुए श्रेया ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंघानिया पैलेस। अगली सुबह आराध्या जल्दी से नींद से उठ गई और रुद्र के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चली गई। सभी मेड घबराकर आराध्या को देख रही थी, जो वेजिटेबल्स कट करने में बिजी थी। रुद्र ने स्ट्रिक्टली आराध्या को किचन में अंदर आने से मना किया था, लेकिन जब वह खुद अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी तो उसे कौन रोक सकता है। जब आराध्या ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी थी, तभी रुद्र अपने ब्लूमी एक्सप्रेशन के साथ किचन के अंदर आ गया। तुम किचन के अंदर क्या कर रही हो? रुद्र ने अपने डीप वॉइस में पूछा। पहले तो आज उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था। दूसरा, वह जब नींद से उठा तो उसकी वाइफ के उसके पास नहीं थी। तीसरा, उसे आज ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेमिनार में जाने के लिए दूसरे शहर जाना था। आप उठ गए, गुड। अब जल्दी जाकर बैठ जाइए, मैंने लगभग रेडी ही कर दिया है, आराध्या ने कहा। उसकी ओर बढ़ते हुए रुद्र ने उसके हाथ से स्पैचुला छीन लिया और पूछा, तुम्हें किचन में एंटर करने की परमिशन किसने दी? आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह मेरा घर है और यह मेरा किचन है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किसी और की परमिशन की जरूरत है, रुद्र ने आह भरते हुए कहा। आराध्या, तुम्हें पता है ना, तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। क्या होगा अगर तुम्हें किसी तरह हर्ट हो जाए? मुझे कुछ नहीं होगा। अब मुझे अपना स्पैचुला वापस दें और जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाओ, आराध्या ने कहा। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा और सब कुछ चेक करूंगा, रुद्र ने कहा। उसके हाथ से स्पैचुला छीनते हुए आराध्या ने कहा, मुझे परेशान मत करो। डाइनिंग रूम सब कुछ परोसने के बाद आराध्या ने पूछा, आई विश आपको यह सब पसंद आएगा। अपने प्लेट में खाना रखते हुए रुद्र, तुम्हें क्या चाहिए? आराध्या ने अपना गला साफ किया और पूछा, आपका इससे क्या मतलब है? रुद्र ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन को नहीं समझता? आराध्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या मैं आज अन्ना और वैशाली के साथ बाहर जा सकती हूँ? पहले बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? रुद्र ने पूछा। मेरे फेवरेट एक्टर के बारे में जानते हो? आराध्या ने पूछा। वह अपने फैंस के लिए एक लाइव ओपन इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारे पास वीआईपी पास है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, वहां जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी इस हालत में वह उसे पब्लिक प्लेस में जाने दे सकता था, और वह भी तब जब वह शहर में ना हो? आराध्या ने अपने होठों को पाउच किया और कहा, प्लीज, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने साथ गार्ड ले जाऊंगी और आप जिसे चाहे मेरे साथ भेज सकते हैं या आप मेरे साथ भी आ सकते हैं। मैं एक बिजनेस सेमिनार के लिए 1 या 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, रुद्र ने कहा। मुझे इस बारे में नहीं पता था। रजत ने मुझे कुछ मिनट पहले ही फोन किया था। वाह, अब आप भी जा रहे हो तो मुझे जाने दो ताकि मैं घर में अकेले रहकर बोर ना हो जाऊं, आराध्या ने कहा। आराध्या, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे यह जानकर कभी भी चैन नहीं आएगा कि तुम मेरे बिना कहीं बाहर जाओ, रुद्र ने कहा। लेकिन अंबिका भी प्रेग्नेंट है और सार्थक उसे जाने दे रहा है और वैशाली भी प्रेग्नेंट है और सिद्धार्थ भी उसे जाने दे रहा है, आराध्या ने कहा। और रुद्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें घर पर रहना चाहिए, आराध्या ने कहा। ओके। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आराध्या ने कहा, मैं पैक करने में आपकी हेल्प करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा, तुम जाकर आराम करो, रुद्र ने कहा। ओके। इतना कहकर वह अपने रूम में चली गई। रूम के अंदर जब रुद्र रूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या एक गाना गुनगुना रही थी और रुद्र के कपड़े तही कर रही थी। मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था, रुद्र ने कहा। मुझे नींद
नहीं आ रही थी और मैं आपको पैक करने में भी हेल्प करना चाहती थी, आराध्या ने कहा। रुद्र ने उसे पीछे से गले लगाते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्ना ने मुझसे कहा था कि मुझे हर टाइम अपना मूड अच्छा और खुश मिजाज रखना चाहिए, यह हमारे बेबी के लिए अच्छा है। फिर रुद्र की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने उसके शर्ट के बटन लगाए और कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर सिंघानिया भूल गए हैं कि घर पर बॉस कौन है। जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे लिए टेंशन में हैं। लेकिन मेरी डिलीवरी के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस घर का असली बॉस कौन है। रुद्र ने इग्नोर किया और धीरे से सिर हिलाया। आराध्या मुस्कुराई और कहा, अब जाओ और एक बैग ले आओ। आराध्या को बैग देने के बाद रुद्र रूम से बाहर निकल गया और सार्थक को कॉल किया। आराध्या और बाकी सब इस इवेंट में जाना चाहते, रुद्र ने कहा। सार्थक ने आह भरते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, रुको सिद्धार्थ को भी ऐड करने दो। उनके साथ कौन जा रहा है? रुद्र ने पूछा। मैं उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि आज मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी है, सार्थक ने कहा। मुझे भी आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेमिनार में जाना है, रुद्र ने कहा। मैं भी उसी सेमिनार में जा रहा हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ, उन्हें सिर्फ गार्ड के साथ वहां जाने नहीं दे सकते, सार्थक ने कहा। काफी देर तक चुप रहने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, हम उस बैग से उनके साथ जाने के लिए क्यों नहीं कहते? मेरा मतलब है कि वह ट्रस्टेबल है ना? रुद्र ने भौहें चढ़ाई और कहा, नहीं, मैं उसे आराध्या के पास कहीं नहीं जाने दूंगा। रुद्र, तुम्हें पता है ना कि हमारी वाइफ कितनी जिद्दी है, वह सब जरूर उस इवेंट में जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए यही अच्छा होगा कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम उसे उनके साथ भेजें। और इसके अलावा तुम्हें पता है कि वह बहुत स्किल्ड और काफी भरोसेमंद भी है, सार्थक ने कहा। हाँ, उसके साथ रॉकी को भेज सकते हैं। और रुद्र ने कहा, रॉबिन और कुणाल भी तो जा सकते हैं, सार्थक ने पूछा। मुझे यकीन है उन्हें भी सेमिनार में जाना है, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक ने भौं चढ़ाई और कहा, मुझे नहीं पता कि वह उस एक्टर को इतना पसंद क्यों करती हैं, वह लड़की की तरह दिखता है। सीरियसली, मैं उस एक्टर को बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, ओके, तो फिर रॉकी और लियो को एक साथ भेजते हैं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है, मैं लियो और रॉकी से बात करूंगा, रुद्र ने फोन काटने से पहले कहा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और उन दोनों को कॉल करके बता दिया। हालांकि रुद्र को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई ऐसा इंसान आराध्या के साथ जाए जो उसके लिए रोमांटिक फील करता हो, लेकिन वह इस फैक्ट को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि रॉकी और लियो आराध्या के साथ होंगे तो उसे टेंशन को थोड़ी कम होगी। रॉकी एक ऐसा इंसान था जिसे रुद्र ने अपने हाथों से ट्रेंड किया था और उसे पता था रॉकी कितना कैपेबल है। दूसरी ओर लियोनार्डो बेक कॉलेज के समय से ही एक स्किल्ड फाइटर था। उसने उस टाइम पर बहुत सारे इंटर कॉलेज फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और हमेशा फर्स्ट आया था। बेडरूम के अंदर जब रुद्र रूम के अंदर आया तो देखा आराध्या अलमारी से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी जो टॉप शेल्फ में रखी हुई थी। यह देखकर रुद्र की भौहें तन गई और तेजी से उसकी ओर चला गया। रुद्र ने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं बस उस चॉकलेट को निकालने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने यहाँ पर रखा था, आराध्या ने कहा। उसे अपनी बाहों में भरते हुए रुद्र ने कहा, अगर तुम चॉकलेट खाना चाहती हो तो तुम बस मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अपने निचले होठों को काटते हुए आराध्या ने कहा, आजकल आप बहुत ज्यादा मतलबी हो गए हो, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद आप मेरे लिए नहीं लाओगे। आराध्या अपने प्रेगनेंसी के 29 वीक में थी और रुद्र उसके लिए और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। उसे बिस्तर पर लिटाकर रुद्र ने कहा, मैं मतलबी नहीं हो रहा हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं सोच सकता। जब आराध्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया तो उसने उसके चेहरे को सहलाया और कहा, मैं बस डरा हुआ हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक्सीडेंटली कहीं भी चोट लगे। मैं सिर्फ तुम्हारी और हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं समझ गई। उसके लिप्स पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, आई लव यू। आप कब जा रहे हैं? आराध्या ने पूछा। दोपहर, रुद्र ने कहा।
हाँ, तो मुझे आज रात मिस्टर सिंघानिया के बिना रहना है, आराध्या ने पूछा। उसके बगल में लेटकर रुद्र ने कहा, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। उसके सीने पर अपना सर रखते हुए आराध्या ने कहा, हाँ ठीक है बेबी, और मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। उसके बेबी बम्ब को सहलाते हुए रुद्र ने कहा, तो तुम उस इवेंट में जा सकती हो, मैं सारी अरेंजमेंट कर दी है। अपना सिर उसके सीने पर रखते हुए आराध्या हंसने लगी और बोली, मुझे पता था कि यह होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्र ने पूछा। उसके करीब आते हुए आराध्या ने कहा, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे उदास नहीं देख सकते। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ कियारा अभी नहा ही रही थी कि तभी उसे उसकी फ्रेंड मायरा का फोन आया। बेबी, तुम्हारा आज का प्लान क्या है? मायरा ने पूछा। बस सोने की, कियारा ने कहा। मायरा ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, स्टॉप बीइंग लेजी एंड ओल्ड हेड कैंप एंड गेट्स रेडी। मेरे पास उस सुपर कूल हैंडसम एक्टर ध्रुव के लाइव इवेंट के 2 वीआईपी पास है। मायरा, मैं नहीं जाना चाहती, कियारा ने कहा। मैं तुम्हारी कोई भी नहीं सुनना नहीं चाहती। मैं 4 बजे तुम्हें लेने आ रही हूँ, तब तक तैयार हो जाओ, मायरा ने फोन काटने से पहले कहा। सिंघानिया पैलेस, तुम रॉकी के साथ ही रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ वहाँ अकेले घूमो। और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आराध्या ने उसके लिप्स पर किस कर लिया। फिर कुछ देर बाद उसके लिप्स को छोड़कर आराध्या ने उसके पूरे चेहरे को किस किया और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप कुछ ज्यादा ही टेंशन कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो आप जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे। अब आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपको दादाजी कहे, है ना? उसकी तारीफ ठीक करने में उसकी हेल्प करते हुए आराध्या ने कहा, इसके बजाय मुझे अपने हैंडसम हस्बैंड की टेंशन करनी चाहिए। रुद्र ने आह भरी और कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए बेबी, और मैं हम दोनों ठीक रहेंगे। टेंशन मत कीजिए, आराध्या ने कहा। बस रॉकी के करीब रहना, ठीक है? रुद्र ने कहा। ठीक है, मैं उसके साथ ही रहूंगी। और आप क्या कहते हैं कि मैं उसे गले लगाकर रखूं या उसका हाथ पकड़ूं? आराध्या ने कहा। रुद्र ने भौं चढ़ाई और पूछा, तुम उसे क्यों गले लगाओगी या उसका हाथ पकड़ोगी? आपने ही तो कहा था कि पास रहो, आराध्या ने कहा। अन्ना और वैशाली के करीब रहना, रुद्र ने कहा। रुद्र के जाने के बाद आराध्या के फोन पर वैशाली का कॉल आया। आराध्या, हम तुम्हें 1 घंटे में लेने आएंगे, वैशाली ने कहा। हाँ ठीक है, आराध्या ने कहा। क्या मैंने तुम्हें बताया कि ऋचा भी हमारे साथ जा रही है? वैशाली ने पूछा। अरे वाह, आ रही है, या अच्छा है, आराध्या ने कहा। जल्दी तैयार हो जाओ, वैशाली ने कॉल काटने से पहले कहा। दूसरी ओर एयरपोर्ट जाने के बजाय रुद्र अपने छोटे भाई से अचानक मिलने के लिए ग्लोबल एंटरटेनमेंट की ओर चला गया। क्या तुम्हारे आर्टिस्ट का वह इवेंट तुम्हारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है? रुद्र ने कहा। क्या आप लाइव चैट के बारे में बात कर रहे हैं? समर्थ ने कहा। जब रुद्र ने अपना सिर हिलाया तो समर्थ ने कहा, अरे हाँ, हम इसे स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। रुद्र ने राहत की सांस ली और कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी भाभी और बाकी सब उस इवेंट में जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस इवेंट में जाओ और अपनी भाभी की देखभाल करो। मेरा तो वहां जाने का प्लान नहीं था, पर भाभी भी जा रही हैं तो मैं भी जाऊंगा, समर्थ ने कहा। फिर मैं आराध्या को तुम्हारी देखरेख में छोड़ दूंगा, रुद्र ने कहा और फिर ऑफिस से बाहर निकल गया। यह इवेंट फेमस एक्टर ध्रुव के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट का मेन मोटिव उनके आने वाली फिल्म से पहले ध्रुव की फैन फॉलोइंग बढ़ाना था। जब आराध्या और बाकी लोग उस हॉल के बाहर पहुंचे जहां कार्यक्रम हो रहा था, तो बहुत सारे लोग पहले से ही बेसब्री से हॉल में एंटर करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं सच में एक्टर ध्रुव से मिलने जा रही हूँ, वैशाली ने कहा। ऋचा हंसी और बोली, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अंबिका मुस्कुराई और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें उसके भी पास जाने देगा? काश मैं कम से कम उसे टच कर पाती, वैशाली ने कहा। तभी रॉकी ने कार का दरवाजा खोला और कहा, लेडी बॉस। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गई। कार से नीचे उतरने के बाद लगातार चल रहे कैमरे के फ्लैश की वजह से आराध्या को अपनी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। रुद्र के उसकी प्रेगनेंसी रिवील करने के बाद सभी मीडिया चैनल से बहुत एक्साइटेड मिसेस सिंघानिया को देखने के लिए, इसीलिए सभी उनकी पिक्चर लेने के लिए बिजी थे। अपने पोस्चर को मेंटेन करते हुए आराध्या ने अपने बेबी बम्ब पर हाथ रखा
और सभी की तरफ देखकर मुस्कुराई। अपनी लेडी बॉस के सामने प्रोटेक्टली खड़ा होकर रॉकी ने गार्ड को रास्ता साफ करने का इशारा किया। यह कन्फर्म करने के बाद गार्ड ने सब कुछ संभाल लिया। रॉकी ने अंबिका को कार से नीचे उतरने में हेल्प की तो आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, रुद्र ने तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए कहा था और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी? लियो ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही तरह के हैं। क्या कहा तुमने? आराध्या ने पूछा। लियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, वेल, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझको तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा और तुम सबको ठीक करने के लिए कहा। अरे तो आप हमारे बॉडीगार्ड हैं, ठीक है, आप दूसरे गार्ड्स के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते? आराध्या ने कहा। लियो ने आगे चलने से पहले अपने दांत पीस लिए। वह एक तरह के बोरिंग इवेंट में आने के लिए कभी सहमत नहीं होता, लेकिन जब रुद्र ने उसे बताया कि उसके पास उनके साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो लियो को मजबूर होकर सहमत होना पड़ा। लियो के जाने के बाद अंबिका मुस्कुराई और पूछा, क्या वह एक बॉडीगार्ड के लिए कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं है? क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।